पूरे चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि पता होगा अभी मैं हिस्ट्री में एनसीईआरटी का आप लोगों को क्लास यहाँ पे ले रहा हूँ। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं कि एनसीईआरटी जो भी यहाँ पे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक एमसीक्यूज है हिस्ट्री का बुक का, मैं वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, तो इससे पहले चैनल पे ऑलरेडी यहाँ पे मैंने करा दिए थे यहाँ पे क्लास 6 का और क्लास 7 का। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्लास 8 का देखने वाले। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं केवल हम वही कराते हैं। अगर कि इसमें देखिएगा ना क्लास 8 का एनसीईआरटी में, तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स यहाँ पे 14 चैप्टर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 14 चैप्टर देखने को मिलते हैं, तो एक एक करके यहाँ पे हम इसमें देखेंगे। इसमें लगभग हम ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन प्लस देखेंगे कि जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो 200 एमसीक्यूज है ना वो रहने वाले। ठीक है, बाकी इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, तो जाकर वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्लास 8 का हिस्ट्री में जैसे ही आएगा चैप्टर नंबर पहला, तो उसका नाम है कहां, कब और कैसे। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या कुछ आपका मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाला है। पहला क्वेश्चन आइएगा तो दिया गया है कि किस विषय में कहां, कब और कैसे जैसे प्रश्नों की उत्तर ढूंढे जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वही हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इतिहास हो जाएगा। और बाकी कोई भी चीज है ना उसको पता करना होगा, कब आया था, कैसे आया था, कहाँ आया था, तो क्या आप उसका हिस्ट्री पता कीजिएगा, क्या इसका हिस्ट्री रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि आरंभिक इतिहास में किसका उल्लेख मिलता है। तो जो आरंभिक इतिहास में उल्लेख मिलता है ना वो राजाओं का मिलता है। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ये यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ जैसे ही बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि इतिहास में कितने कालखंड है। तो जो इतिहास को यहाँ पे टोटल कालखंड 3 कालखंडों में बटा गया, जैसे कि पता होगा जो एंशिएंट हो गया, मिडिएबल हो गया, मॉडर्न हो गया, तो इसको 3 कालखंडों में यहाँ पे बांटा गया है। चौथा सवाल है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांस की क्रांति को किस काल में रखेंगे। तो ये जो कालखंड आता है ना यहाँ पे वो आता है आधुनिक कालखंड में, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल दिया गया 5वां नंबर क्वेश्चन की ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसकी रचना है। तो ये जो रचना है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जेम्स मिल की रचना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा इस चैप्टर नंबर 1 में, तो दिया गया है कि शिक्षा का सुधार किस काल में हुआ। तो जो ये शिक्षा का सुधार हुआ था ना वो नवप्रस्तर काल में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल आता है कि अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को किसके द्वारा जागरूक बनाया। तो जो अंग्रेजी सरकार था वो राष्ट्रवाद के प्रति यहाँ पे जागरूक बनाया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल अगर के आते हैं तो अगला सवाल जैसे कि देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है कि 8वां नंबर क्वेश्चन था कि अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों का शोषण किस क्षेत्र में किया। तो यहाँ पे किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो शोषण हुआ था तो वो हुआ था आर्थिक क्षेत्र में, इकोनॉमिक क्षेत्र में। भारत में आपको पता होगा जो अंग्रेज आए थे उससे पहले भारत को बोला जाता सोने की चिड़िया, इन्होंने इस तरीका से लूटा था ना कि हम क्या ही बताएं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पे आर्थिक रूप से किया गया था। ठीक, अगला सवाल है 9वां नंबर क्वेश्चन की अंग्रेजी सरकार द्वारा सरकारी दस्तावेजों को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है। तो वो जो रखा जाता है वो अभिलेखागार में रखा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला अगर के जैसे ही आइएगा यहाँ पे सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। घोषणा जो हुआ था 1911 में ही हुआ था। ठीक है, तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जैसे ही आइएगा हिस्ट्री का, तो उसका जो नाम है चैप्टर नंबर 2 का नाम है भारत में कंपनी शासन की व्यवस्था। जिन लोगों ने यहाँ पे एनसीईआरटी का अगर के यहाँ पे बुक नहीं पढ़े होंगे तो ऑलरेडी मैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़ा रखे हैं। तो उसका मैं यहाँ पे प्ले लिस्ट भी बना दिया हूं, तो जाकर वो प्ले लिस्ट से भी आप लोग उसको देख सकते हैं ताकि एक बहुत ही बेहतर तैयारी हो सके। ठीक है, अगला सवाल जो इसमें दिया गया है जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत में कंपनी का शासन कब स्थापित हुआ। तो जो ये कंपनी का शासन स्थापित हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था, आप लोग याद रखिए। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि भारत में आने वाला सर्वप्रथम यूरोपीय देश कौन था। तो जो सबसे पहले भारत में आने वाला यूरोपीय देश था वो पुर्तगाली था, जिसका जो वास्को डी गामा था वो भारत यहाँ पे आया हुआ था। ठीक है,
आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पे बिहार शिक्षक बहाली 3.0 या 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे उन लोगों के लिए स्टडी मटेरियल लेकर आ गया हूँ, जिसका नाम है बीपीएससी का सिलेक्शन किट। इसमें जो भी आपका सिलेबस है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सारा यहाँ पे स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप घर बैठे बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि पता होगा कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए आपको एससीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, इसके बिना आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। तो याद रखिएगा, जो मैं इस सिलेक्शन में प्रोवाइड करूंगा क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, सारा कुछ का यहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा आपका। साथ ही साथ बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज आपके रहेंगे, एमसीक्यूज के तौर पर बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसका क्वेश्चन आंसर सारा कुछ रहेगा। टॉप 500 एग्जाम से पहले मैं आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करता हूं, तो आप उसको ले सकते हैं, ताकि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाला। साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मैं आपको पैड नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ पे पैड मतलब कि इसमें साथ ही इंक्लूडेड रहेंगे, वो नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप इसको बहुत ही बेहतर तरीके से, इस टॉपिक से पता होगा कि 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो नॉर्मली ये अगर के मेरा नोट्स पढ़ लेते हैं तो 6-7 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो जिसको भी चाहिए होगा घर से जो बैठ के तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन, आप हमको इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पर, जो यहाँ पे नंबर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं 9176800345। यहाँ पे इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप कीजिएगा और आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। बाकी इस व्हाट्सएप नंबर में अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। मात्र अभी अगर आप परचेज कीजिएगा तो 299 में आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 का यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन अगर के देखिएगा तो दिया गया है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब यहाँ पे कंपनी का स्थापना हुआ था। तो आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो यहाँ पे स्थापना हुआ था, भारत में जो इन लोग आया हुआ था, तो वो 1600 ईस्वी में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। टॉमस रो कौन था? तो ये जो टॉमस रो था ना, वो था यहाँ पे व्यापारी था, जो कि यहाँ पे आया था अकबर के दरबार में, सर टॉमस रो। ठीक है, अगला सवाल आता है कि भारत में अंग्रेजी कंपनी वस्तुएं कहाँ रखती थी। तो ये कहाँ पे रखती थी भारत में? तो वो जो रखती थी गोडाउन में रहती थी। ऑप्शन नंबर में बी यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर होता है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि सिराजुद्दौला किसका उत्तराधिकारी था। तो जो सिराजुद्दौला था ना, वो यहाँ पे अलीवर्दी खां के यहाँ पे वो उत्तराधिकारी था। 7 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, दस्तक क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये दस्तक जो था वो यहाँ पे अज्ञात पत्र था, आप लोग याद रखिएगा। फिर सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 8 में कि प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था। तो जब प्लासी के युद्ध हो रहा था उस समय जो बंगाल का नवाब था ना, वो मिर्जाफर था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आइएगा, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 कि बक्सर के युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो जो ये बक्सर का लड़ाई जो हुआ था ना, इसका जो मुख्य कारण था वो दस्तक का गलत उपयोग था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हैदर अली ने किस क्षेत्र को, ऑप्शन क्वेश्चन देख लेते हैं, किस क्षेत्र को यहाँ पे जीता था, पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो हैदर अली के द्वारा यहाँ पे जीता गया था वो मंगलौर को जीता गया था। ऑप्शन नंबर बी ये यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा, 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1792 ईस्वी में आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन संधि हुआ था। तो जो यहाँ पे 1792 में जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो उसके बाद जो यहाँ पे हुआ था ना, वो हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि, आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है 12 नंबर क्वेश्चन, पूछ रहा है कि 1775 से 82 में कौन सा युद्ध हुआ था। तो इस दौरान 1700 याद रखिएगा, 1775 से 82 के बीच में जो हुआ था आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर है ये करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आइएगा, 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ने किस सिद्धांत का पालन किया। तो जो ये कंपनी जो भारत में थी, वो जो था संघर्ष का सिद्धांत का यहाँ पे पालन किया था। ठीक है, सॉरी ये संघर्ष का सिद्धांत नहीं, मैंने गलत बता दिया। इसमें जो पारित विस्तारवादी सिद्धांत का पारित किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। 14वां नंबर क्वेश्चन आता है कि इनमें किसने सहायक संधि स्वीकार की थी। ठीक है, तो ये जो सहायक संधि स्वीकार करने वाला है ना, वो यहाँ पे हैदराबाद के निजाम थे, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा, 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि डलहौजी ने किस नीति का पालन किया था। जो डलहौजी थे
आपको पता था विलय का सिद्धांत का ये प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। फिर आता है 16 नंबर क्वेश्चन की वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किए गए सुधारों में कौन सा सुधार अधिक महत्वपूर्ण है। तो जो वारेन हेस्टिंग्स द्वारा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वो न्यायिक सुधार यहाँ पे इंपोर्टेंट होता है। तो ये चैप्टर नंबर 2 से कुछ बहुत ही VVI सवाल ये थे। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर में। चैप्टर नंबर 3 जैसे आइएगा जिसका नाम है ग्रामीण जीवन और समाज। ठीक है, पहला इस चैप्टर से क्वेश्चंस दिया गया है। क्या क्वेश्चंस दिया गया है कि आधुनिक काल के पूर्व भूमि का मालिक कौन होता था। तो मैंने आधुनिक काल में पूछ रहा है कि उस समय यहाँ पे भूमि का मालिक कौन होता था दोस्तों। तो याद रखिएगा उस समय जो भूमि का मालिक होता था ना वो राजा होता था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया। ये बहुत ईजी सवाल है, ये बंगाल में लागू किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि दीवानी का अधिकार किससे संबंध रखता है। तो ये दीवानी का अधिकार जो संबंध रखता है ना वो राजस्व से संबंधित रखता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि अस्थायी बंदोबस्त का संस्थापक कौन था। तो जो अस्थायी बंदोबस्त का संस्थापक था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, आप लोग याद रखिएगा। और अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूस्वामी कौन था। तो ये जो भूस्वामी होते थे ना वो जमींदार होते थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर देखिए अगर आपको ये वीडियो ज्यादा फास्ट लग रहा होगा तो आप उसको स्लो कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जिनको अगर ये वीडियो स्लो लग रहा होगा वो अपना 1.5 पे स्पीड बढ़ा लीजिएगा या 2 पर स्पीड बढ़ा लीजिएगा, तो जल्दी से ये चीज खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आता है कि अस्थायी बंदोबस्त का दोष क्या था। तो जो अस्थायी बंदोबस्त का दोष था ना वो था भूमि सुधार का नहीं होना, इसमें भूमि का सुधार नहीं हो सकता था। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल लगान अधिनियम किसके लिए पारित किया गया था। तो जो बंगाल लगान अधिनियम पारित किया गया था ना वो काश्तकार के लिए यहाँ पे किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर क्वेश्चन है कि महलवाड़ी व्यवस्था का संस्थापक कौन था। जो महलवाड़ी व्यवस्था का जो संस्थापक था ना होल्ट मैकेंजी था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। फिर आता है महलवाड़ी व्यवस्था में गांव की मुखिया का क्या कार्य था। तो जो गांव का मुखिया कार्य होता था ना वो यहाँ पे जो टैक्स वगैरह थे उसको वसूलना उसका मेन काम था। फिर आता सवाल है कि महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ स्थापित किया गया था। तो जो ये महलवाड़ी व्यवस्था किया गया था वो साउथ इंडिया में किया गया था, दक्षिण भारत में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया 11 नंबर क्वेश्चन की रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि, इसमें क्या होता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। तो वो क्या होता था कि बेची जा सकती थी, बिल्कुल हस्तांतरित की जा सकती थी, बिल्कुल गिरवी रखी भी जा सकती थी। हाँ, तो ये सारी चीज यहाँ पे हो सकता था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा यहाँ पे क्या सवाल दिया गया है, अगर के सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन की रैयतवाड़ी व्यवस्था में महत्वपूर्ण कौन था। मतलब जो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था, देखिए जब मैं पढ़ा रहा था ना क्लास 8 में तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कैसे काम करता है, महलवाड़ी व्यवस्था कैसे काम करते हैं, इसके दोष क्या हैं, इसके पुण्य क्या है, इसके लाभ क्या होते थे, मैंने सारा कुछ वहां पे समझा रखा है। इसलिए अभी मैं केवल और केवल यहाँ पे MCQs करा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। बाकी वो वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। तो 12 नंबर में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था में महत्वपूर्ण थे वो किसान थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है अस्थायी महलवाड़ी तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था गला खराब हो रहा है क्या थी। तो ये जो व्यवस्था थी ना वो लगान व्यवस्था थी। मतलब जो भूमि होते थे तो किसानों से टैक्स वसूलने की प्रक्रिया होते थे, किस तरीके से ज्यादा वहां से टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है इनमें से कहाँ नील की खेती नहीं होती थी। तो जो नहीं होती थी ना खेती, यहाँ पे ये गुजरात में नहीं होती थी, बाकी बंगाल में होता था, बिहार में होता था और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में ये खेती होता था। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में आइएगा, दिया गया है कि नील की खेती से क्या होता था। तो जो नील की खेती से क्या होगा, किसान का शरीर नीला हो जाता था। ऑप्शन है भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती थी। ऑप्शन सी है किसानों का काम बढ़ जाता था, किसानों को अत्यधिक आमदनी होता था। तो याद रखिएगा ये जो यहाँ पे था होता था वो भूमि का यहाँ पे उर्वरता खत्म हो जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये, बल्कि ऑप्शन नंबर बॉल यहाँ पे बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 16 जो दिया गया है कि इनमें नील की खेती का संबंध किससे है।
तो ये जो नील के खेती से संबंधित है जो लोग ना, वो यहाँ पे कर्ज है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा, यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि भारत में कपास की खेती को क्यों बढ़ावा दिया गया। तो जो मेन कारण था ना, वो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का शुरुआत था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का कि भू राजस्व प्रणाली से कंपनी को क्या लाभ हुआ। तो जो भू राजस्व प्रणाली से मेन जो लाभ हुआ था ना, वो था बंगाल के राजस्व पर अधिकार हो गया था। आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल राइट होता है। तो जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 से मैं यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। शायद चैप्टर नंबर 3 था, ये चैप्टर नंबर 3 से कंप्लीट करा दिया। अब यहाँ चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, क्या कुछ इंपोर्टेंट दिया गया है। जैसे ही क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 में आइएगा, जिसका नाम है उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज, इसमें क्या क्या बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन रहे हैं मैं आपको बताते चलता हूँ। फ्रांसिस बुकानन कौन था। जो ये फ्रांसिस बुकानन था ना, वो चिकित्सक था। आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये मतलब राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा, यहाँ पे दिया गया था, क्या दिया गया था कि पहाड़िया जनजाति क्या करती थी। तो जो पहाड़िया जनजाति थी ना, वो यहाँ पे शिकार भी करती थी, पशुपालन भी करती थी, झूम खेती भी करती थी। तो ये इनमें से सभी करती थी, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि टोली बनाकर शिकार कौन करते थे। तो जो टोली बनाकर शिकार करना जो काम होता था, वो काम होता था खोंड जनजाति का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि 19वीं सदी में किस क्षेत्र में परिवर्तन से जनजातियां प्रभावित हुई थी। जो सबसे ज्यादा परिवर्तन से प्रभावित जो लोग हुए थे, वो था यहाँ पे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। अगला सवाल है कि दीकू किनको कहा जाता था। ये बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है, हो सकता है आपसे पूछा जाए। तो जो दीकू जो कहा जाता था ना, वो जो बाहर से लोग आके यहाँ पे बसते थे, बाहरी लोगों को यहाँ पे दीकू कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा, छठा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजों के अनुसार कौन असभ्य नहीं थे। तो जो कौन असभ्य नहीं थे के बारे में बताया जाता है, तो वो बताया जाता है संथाल के बारे में। ऑप्शन नंबर भी सही होगा यहाँ पे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 1930 के दशक में किसने अंग्रेजों का विरोध किया था। तो जो अंग्रेजों का यहाँ पे विरोध किया था ना, वो किया था वन मजदूर ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 8 कि संथाल किस प्रकार की खेती करते थे। तो ये जो संथाल यहाँ पे खेती करते थे ना, वो अस्थाई कृषि करते थे। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ में। नेक्स्ट सवाल में जैसे ही आइएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि बचपन में बिरसा मुंडा क्या करता था। तो बचपन में बिरसा मुंडा क्या करेगा। उसका जो काम था, वहां पे जंगलों में घूमता था, बकरियां चराता था, बंसी बजाता था, बस यही काम था, लफंदर वाला काम था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बोल सकते हैं डी राइट आंसर होगा। बाकी बचपन के लिए बात हो रहा है, इसीलिए ये काम था। बाकी ये बहुत ही महान आदमी है, आपको सबका पता होगा बिरसा मुंडा जी के बारे में। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसी हुई। तो जो बिरसा मुंडा के यहाँ पे मृत्यु हुआ था ना, वो हुआ था हैजा के कारण। यहाँ पे उनको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला सवाल आता है 11 नंबर क्वेश्चन की नागा जनजाति ने किस आंदोलन से जुड़ने का प्रयास किया। तो जो नागा आंदोलन था, वो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ने का यहाँ पे प्रयास किया था, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 जो है, उसका नाम है शिल्प एवं उद्योग, ठीक है। तो शिल्प एवं उद्योग से देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया। पहला नंबर जो क्वेश्चंस है कि इनमें किस शहर में सूती कपड़ा बनाया जाता था। जो सूती कपड़ा यहाँ पे बनाया जाता था ना, वो ढाका बनाया जाता था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आगरा किस प्रकार के कपड़े का उत्पादन केंद्र था। तो जो आगरा में जो कपड़े बनते थे, वो बनते थे रेशमी कपड़े। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, इसमें दिया गया है कि इनमें कौन समुदाय बुनकर नहीं था। जो समुदाय बुनकर नहीं था ना, वो रंगरेज समुदाय जो था, वो बुनकर नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि कपड़ा उत्पादन
के कार्य कहाँ किए जाते थे? तो जो कपड़ा उत्पादन के कार्य किया जाता था वो घर में किए जाते थे, उस समय कारखाने वगैरह नहीं थे, तो आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है कि चिपीगर वर्ग कौन सा कार्य करता था? जो चिपीगर वर्ग का यहाँ पे काम था ना, वो था कपड़े पर छपाई करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये सही आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल अगर के आइएगा तो अगला सवाल यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसा सवाल है देख लीजिएगा। दिया गया है कि 6 नंबर क्वेश्चन की जामदानी कपड़े की विशेषता क्या थी? तो जो ये जामदानी कपड़े होते थे वो आपको रंगीन धागों का प्रयोग करके बनाए जाने वाले कपड़े थे, जामदानी कपड़े। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आइएगा यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन जो है देता है, क्या है 7 नंबर क्वेश्चन में कि पोचमपल्ली कपड़े का उत्पादन कहाँ किया जाता था? तो जो ये पोचमपल्ली कपड़े होते थे ना, वो बनाया जाता था आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बंडाना का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता था? तो जो बंडाना का प्रयोग किया जाता था वो राजस्थान में किया जाता था, याद रखिएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें पूछा गया है कि छापेदार कपड़े को विदेशी क्या कहते थे? तो इसको जो कहते थे वो यहाँ पे सिंट बोलते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 10वां क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थान में निर्यात किए जाने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? तो इसको जो ये कपड़े होते थे उसको बोलते थे पीस गुड्स बोलते थे। ऑप्शन नंबर बी। 11वां जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मशीन नहीं थी? तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा मशीन था, कौन सा मशीन नहीं था। तो अगर आप लोग देखिएगा तो स्पिन जेनिंग भी मशीन था, वाटर फ्रेम भी मशीन था, फ्लाइंग शटल भी मशीन था। जो सेफ्टी लैंप था ये यहाँ पे मशीन नहीं था। आप लोगों को ये आसान क्वेश्चन पता होगा सबको। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है आपको, क्या पूछा गया है कि भारतीय कपड़ा उद्योग के पतन का क्या कारण था? यानी कि जो भारतीय कपड़ा उद्योग था किस कारण से इसका पतन हो गया? तो जो इसका जो पतन था ना, वो पतन था यहाँ पे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, 1813 का चार्टर अधिनियम, कैलिको अधिनियम, ये जो भी था यहाँ पे, जो ब्रिटेन में कैलिको अधिनियम लाया गया था। तो ये सारा कारण जो था यहाँ पे, तो जिससे कपड़ा उद्योग बर्बाद हो गया। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 20वीं सदी में भारतीय कपड़ा उद्योग किन कारणों से विकसित हुआ? तो जो 20वीं शताब्दी में जो कपड़ा उद्योग यहाँ पे विकसित हुआ था वो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के कारण, प्रतिबंधों की ढिलाई के कारण और कपड़े की मांग ज्यादा होने के कारण। तो ये सारा कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन में आइएगा तो पूछा गया आपसे कि FICC की स्थापना, फिक्की की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, की स्थापना कब हुआ? जो फिक्की की स्थापना हुआ था ना, आप लोग याद रखिएगा, वो जो हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था, जो कि बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल 15 नंबर जो क्वेश्चन है कि 1881 के अधिनियम का क्या उद्देश्य था? तो जो 1881 में जो अधिनियम आया था उसका जो उद्देश्य था मजदूरों की स्थिति में सुधार था। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चंस दिया गया है, क्या दिया गया है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो जो ऑल इंडिया कांग्रेस ट्रेड यूनियन यहाँ पे पूछ रहा है कि AICTU की स्थापना कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा ये जो स्थापना हुआ था 1920 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला सवाल नंबर 17 सवाल है कि बुकानन के अनुसार भारत के किस भाग में लोहा का उत्पादन होता था? तो जो ये लोहा का उत्पादन होता था वो साउथ इंडिया में होता था, और अभी भी सबसे ज्यादा यहाँ पे लोहा जो होता है वो साउथ इंडिया में ही होता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्या कुछ दिया गया? अगला क्वेश्चन आइएगा 18 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि प्रगालक का कार्य क्या था? तो जो प्रगालक का जो कार्य यहाँ पे होता था ना, वो जो काम होता था, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँ, उसका काम था लौह अयस्क को गलाना, काम था, मेन काम था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। फिर सवाल दिया गया है 19 नंबर क्वेश्चन में कि भारत से वुड्स स्टील का निर्यात कहाँ से जाता था?
तो भारत से जो वुड्स का निर्यात किया जाता था तो कहाँ पे जाता था, वो जाता था पश्चिमी एशिया में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन है कि अगरिया क्या थे, तो जो अगरिया थे ना वो यहाँ पे प्रगालक थे, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 21 नंबर क्वेश्चन की भारतीय लोहा उद्योग के पतन का क्या कारण था। तो जो यहाँ पे पतन का कारण था वो था जूट उद्योग की स्थापना। जूट उद्योग के कारण यहाँ पे थोड़ा सा इसमें गिरावट देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आइएगा 22 नंबर क्वेश्चन जैसे ही आइएगा यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है 22 नंबर क्वेश्चन में कि जमशेदजी टाटा का उद्देश्य क्या था। जो जमशेदजी टाटा का उद्देश्य था ना यहाँ पे वो इस्पात उद्योग की स्थापना था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। फिर 23 नंबर क्वेश्चन आता है कि टिस्को में स्टील का उत्पादन कब से होने लगा। तो जो टिस्को में यहाँ पे स्टील का उत्पादन होता था वो 1912 ईस्वी से होता था। आप लोग याद रखिएगा कब से, 1912 ईस्वी से। तो देखिए इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन रहे हैं, तो इसीलिए मैं इसमें बहुत ही ज्यादा लगभग 25 क्वेश्चन आप लोग को कराएं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ में। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है 1857 का विद्रोह। इससे भी बहुत भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। ये आपका 40 नंबर में भी काम आएगा और जो 40 नंबर जनरल पेपर के लिए आता है वहां पर भी ये काम आएगा INM के सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं क्या कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया है। पहला सवाल है कि जनता कब विद्रोह करती है। तो ये यहाँ पे कब विद्रोह करती है ये सबको पते होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, क्या ऑप्शन दिया गया है, पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे कि जब शासक अत्याचारी हो। बिल्कुल, जब शासक अत्याचारी हो तो विद्रोह तो होगा ही। जब शासक केवल अपने हित के बारे में सोचता है, बिल्कुल ये भी सही है। जब शासक की नीतियां जनता के हित में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर के देखिएगा ना तो जो शासक की जो नीतियां होती है जनता के हित में होगी तब तो यहाँ पे तब विद्रोह नहीं करेगा। लेकिन ये दोनों है ना, इसमें जब है तो यहाँ पे विद्रोह करती है, तो यहाँ पे हित में नहीं होती है अगर कर लीजिएगा तो ये यहाँ पे उनमें से उपयुक्त में से एक से सभी, मतलब यहाँ पे आंसर आपका होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। क्या दूसरा क्वेश्चन है कि कंपनी की साम्राज्यवादी नीति का क्या परिणाम निकला। तो जो ये कंपनी का निकला था ना, राज्यों में असंतोष का फैलना यहाँ पे मेन परिणाम उसका था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो यहाँ पे दिया गया है, क्या सवाल दिया गया है कि तीसरा नंबर सवाल है कि कंपनी की साम्राज्यवादी नीति का क्या परिणाम निकला। ये तो मैंने बता दिया। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है कि इन मेमोरियल क्या था। जो इन मेमोरियल था ना वो था आपका यहाँ पे चित्र था, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि नाना साहब क्या चाहते थे। तो अगर के ऑप्शन में देखिएगा पांचवा के ऑप्शन में, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि नाना साहब क्या चाहते थे। तो अगर के ऑप्शन में देखिएगा ना तो नाना साहब क्या चाहते थे यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीका से लिखा गया है। एक सेकंड टाइम दीजिएगा। ऑप्शन देखिए दिया गया कि वो शासक बनना चाहते थे, पेंशन भक्त बनना चाहते थे, माने कि पेंशन उनको चाहिए उस पर वो जीवित रहते, सिक्का चलाना चाहते थे। तो नहीं, ये जो यहाँ पे पेंशन भक्त बनना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो जो सबसे ज्यादा तत्कालिक कारण था ना, सबको पते होंगे ये सवाल, तो इजी सवाल है कि चर्बी वाले जो कारतूस था उसका इस्तेमाल वहां पे किया जा रहा था, इसलिए उसका तत्कालीन कारण था। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। क्या 7 नंबर क्वेश्चन है कि विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ। तो जो विद्रोह आरंभ हुआ था 1857 के विद्रोह के बारे में बोल रहा है। तो 1857 के विद्रोह आपको पता होगा 10 मई से यहाँ पे मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा 1857 के कहाँ विद्रोह नहीं हुआ था। तो ये जो कहाँ पे विद्रोह नहीं हुआ था, तो ये गुजरात में विद्रोह नहीं हुआ था, आप लोग याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था। तो जो ये मंगल पांडे थे यहाँ पे जो विद्रोह किए हुए थे वो बैरकपुर में यहाँ पे किए हुए थे, आपको जानकारी होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दिल्ली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो जो दिल्ली का यहाँ पे जो विद्रोह किया था ना, वो यहाँ पे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, आपको पता होगा। तो वही वहां पे शाह आलम द्वितीय बोल रहे हैं, बहादुर शाह द्वितीय जो था वहां पे उसका नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर जो क्वेश्चन है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। तो जो अवध का अंतिम नवाब था ना वो वाजिद अली शाह था, आप लोग याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर क्वेश्चन की बरेली में विद्रोहियों का नेता कौन था। तो जो बरेली में विद्रोही का नेता था ना वो बख्त खां था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन में अगर के आइएगा तो यहाँ पे दिया गया है 13वां क्वेश्चन में कि भारत में कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ। तो जो ये कंपनी का शासन समाप्त हुआ था ना वो 1858 ईस्वी में समाप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन से कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का जो प्रथम वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था, आप लोग याद रखिएगा। 15 नंबर जो क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश अधिसत्ता स्वीकार करने वाला भारतीय नरेशों को क्या सुविधाएं प्राप्त हुई। मैंने यानी कि भारतीय का जो वहां पे अधिसत्ता स्वीकार किया था तो उसमें राजाओं को क्या सुविधा मिलता था। तो याद रखिएगा वो गोद लेने का यहाँ पे सुविधा मिलता था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राज्य सचिव कौन होता है। तो जो भारतीय राज्य सचिव होता है ना वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य भी होता है, भारत में ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधित्व करता था और यहाँ पे भारतीय परिषद का अध्यक्ष भी होता था। तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन है कि पूछा गया आपका कि आपकी घोषणा में महारानी विक्टोरिया ने क्या ऐलान किया। यहाँ महारानी विक्टोरिया के बारे में पूछ रहा है, साम्राज्यवादी विस्तार, नस्ल भेदभाव। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शंस में किस तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो महारानी विक्टोरिया ने यहाँ पे स्वीकार किया था तो वो स्वीकार किया था ऑप्शन नंबर अगर के यहाँ पे सी में देखिएगा तो वहां पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि देशी नरेशों का सम्मान करना, ये यहाँ पे वो स्वीकार किया था। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने किस सिद्धांत को अपनाया था। तो 1857 के बाद में जो अपनाया था वो अपनाया था कि फुट डालो और शासन करो, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। फिर 19वां क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के पश्चात किस क्षेत्र में सरकार ने ज्यादा सुधार किया। तो 1857 के बाद में यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सुधार हुआ था ना वो शैक्षणिक क्षेत्र में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर होता है। फिर 20 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीयों में किसकी बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ पे जो बढ़ोतरी सबसे ज्यादा हुआ वहां पे राष्ट्रवाद का भावना बहुत तेजी से पनपा और यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज्यादा बढ़ा। 21वां क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह की विफलता का क्या कारण नहीं था, यहाँ पूछ रहा है, आप लोग याद रखिएगा। तो जो इसका विफलता का कारण नहीं था, अयोग्य नेतृत्व बिल्कुल था यहाँ पे, ठीक है, हथियारों का अभाव ये भी था और जन समर्थन का अभाव ये भी था। तो जोश में बहुत ज्यादा जोश हाई था, तो ऐसा नहीं है कि जोश नहीं था। तो यहाँ पे पूछ रहा नहीं, मतलब तो यही ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। फिर 22 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह 27 लिखा 57 कीजिएगा, 57 के विद्रोह का स्वरूप क्या था। तो जो इसका स्वरूप था ना वो यहाँ पे था सैनिक विद्रोह भी था, सामंती विद्रोह भी था, कृषक विद्रोह भी था। तो याद रखिएगा ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो दिया गया है, नेक्स्ट सवाल आइएगा तो दिया गया है, क्या दिया गया है कि 1857 के विद्रोह ने जन आंदोलन का रूप कहाँ लिया था। तो जो इसका जन आंदोलन का जो रूप लिया था ना वो लिया था अवध में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल है कि अवध में बिरजिस कद्र किसके संरक्षण में नवाब बना। तो जो यहाँ पे ये बने थे नवाब, जो बने थे वो बने थे हजरत महल के संरक्षण में। नेक्स्ट सवाल आता है 25 नंबर क्वेश्चन से, किसने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया था। तो जो बिहार से जो नेतृत्व नहीं किया था ना वो आपका राइट होगा तात्या टोपे, आप लोगों को पता होगा ये यूपी से किए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल से बढ़ते हैं। अगला सवाल आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है। क्या क्वेश्चन है 26 नंबर में कि कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे। तो ये जो जमींदार थे वो यहाँ पे जगदीशपुर के थे, आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी जगदीशपुर अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो यहाँ पे आरा में भी आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, समझ गए। अगला आता है 27 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट होता है। विलायत अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये जो विलायत आंदोलन जो किया था ना वो वहाबी आंदोलन ने किया था, आप लोग याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट होता है।
अब यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 7 आपका, जिसका नाम है ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। पहला ही सवाल इस चैप्टर का है कि भारतीय पाठशाला में किस तरह अध्ययन कार्य होता है, नियमित रूप से होता है या अनियमित रूप से होता है, समय से पहले होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो जो यहाँ पे भारतीय जो पाठशाला है ना, वो बहुत ही अनियमितता के दौर से गुजरता है। तो यहाँ पे हो जाता है अनियमित रूप से गुजरता था। याद रखिएगा, अभी के बाद नहीं, उस समय के लिए पूछा गया था। अगला सवाल आता है कि यहाँ पे संस्कृत कॉलेज कहाँ खोला गया था। जो संस्कृत कॉलेज जो खोला गया था ना, वो बनारस में खोला गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कि न्यू टेस्टामेंट का बांग्ला में अनुवाद किसने किया था। तो जो ये बांग्ला में अनुवाद किया गया था ना, वो कैरी के द्वारा किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है 4 नंबर क्वेश्चन कि 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए की रकम किस क्षेत्र के विकास के लिए तय किया गया था। तो ये जो तय किया गया था वो शिक्षा के क्षेत्र में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। 5वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि यहाँ पे कि विलियम जोन्स प्राच्यवादी शिक्षा के पक्ष में क्यों थे। तो ये कौन थे, अंग्रेजी शासन को मौजूद करने के लिए, बिल्कुल नहीं। भारतीय ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए, बिल्कुल नहीं। तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। अगर के यहाँ पे देखिएगा अगला ऑप्शन जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि भाषविद होने के लिए, बिल्कुल नहीं। भारतीय ज्ञान और संस्कृति के विकास के लिए, हाँ, तो ये बिल्कुल ये राइट आंसर हो रहा है। 6ठा जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि देसी भाषा का विकास कंपनी क्यों करना चाहती थी। तो जो यहाँ पे देसी भाषा का विकास इसलिए करना चाहती थी क्योंकि पश्चिमी ज्ञान के प्रसार के लिए यहाँ पे करना चाहती थी कि वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न नॉलेज को भारतीय सभ्यता से मिलाया जाए। अगला सवाल आता है 7 नंबर क्वेश्चन कि प्राच्यविद क्या चाहते थे। तो ये जो चाहते थे यहाँ पे देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भारतीयों को शिक्षित करना चाहते थे। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 8वां नंबर क्वेश्चन की इनमें कौन प्राच्यविद नहीं था। तो यह देखिएगा ना, तो इसमें से कौन सा प्राच्यविद नहीं था। तो वो यहाँ पे मैकाले जो था ये प्राच्यविद नहीं था, आप लोग याद रखिएगा। आंग्लविद क्या चाहते थे। तो जो ये आंग्लविद थे ना, वो चाहते थे कि पाश्चात्य शिक्षा का विकास हो। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मैकाले ने अपना मिंट्स कब पेश किया था। तो जो मैकाले ने यहाँ पे अपना मिंट्स पेश किया था वो कब किया था। तो 1835 ईस्वी में किया था और इसी समय भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन जो है कि मैकाले किस वर्ग में अंग्रेजी शिक्षा को प्रसारित करना चाहता था। तो किस वर्ग में यहाँ पे करना चाहता था। तो करना चाहता है उच्च भारतीय वर्ग को करना चाहता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर जो क्वेश्चन है क्या दिया गया है कि सर चार्ल्स वुड कौन था। तो जो ये सर चार्ल्स वुड थे ना, वो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 13वां जो क्वेश्चन दिया गया है कि वुड नीति पत्र के अनुसार सार्वजनिक शिक्षा विभाग को कौन सा कार्य दिया गया। तो जो इनका कार्य दिया गया था वो दिया गया था शिक्षा के विकास पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में आइएगा तो यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है 14 नंबर सवाल कि बेथुन ने किसके लिए विद्यालय खोला था। तो ये जो विद्यालय खोला गया था वो लड़कियों के लिए खोला गया था। अगला सवाल आता है 15 नंबर क्वेश्चन कि हंटर आयोग का गठन क्यों किया गया। तो जो हंटर आयोग का गठन किया गया था ना, वो वुड नीति पत्र के कार्यों की समीक्षा के लिए यहाँ पे किया गया था। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे अगर के देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन में जैसे आइएगा, यहाँ पे दिया गया है 17 नंबर क्वेश्चन की सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने किस स्तर की शिक्षा को मुफ्त बनाया था। तो जो इनके द्वारा शिक्षा को मुफ्त बनाया था तो वो प्राइमरी लेवल का जो भी यहाँ पे एजुकेशन था ना, उसको ये फ्री बनाए थे। 18 जो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के अनुसार पश्चिमी शिक्षा भारतीयों के हित में नहीं थी,
क्यों हित में नहीं था? क्योंकि वह भारतीयों को अपाहिज बना देगी। अपाहिज मतलब कि ये वेस्टर्न कल्चर को भारतीय कल्चर में थोपना चाहते हैं और इसीलिए यहाँ का जो कल्चर, अपना कल्चर है, उसको लोग भूल जाता। इसी की वजह से यहाँ पे गांधी जी का मानना था कि भारतीय को यहाँ पे अपाहिज ये बना देगी। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। 19वां सवाल में जैसे ही आइएगा, यहाँ पे दिया गया है 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार किसने किया? तो जो मुसलमानों में किया गया था ना, वो सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर जो क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार सही शिक्षा क्या था? तो जो गांधी जी के अनुसार सही शिक्षा था ना, जो मनुष्य के शरीर का विकास करती है, बिल्कुल सही। जो मनुष्य के विचार का विकास करती है, बिल्कुल सही। जो मन के श्रेष्ठ तत्वों का विकास करती है, तो बिल्कुल सही। तो यहाँ इनमें से सभी आप लोग भी ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा, यहाँ पे दिया गया है, क्या सवाल दिया गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना किया गया था यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किया गया था। तो ये यहाँ पे राइट आंसर ये होता है। और यहीं से जो चैप्टर नंबर 7 के जो भी यहाँ पे इंपोर्टेंट चीज थे मैंने बता दिए। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ और देख लेते हैं क्या कुछ वहाँ पे इंपोर्टेंट दिया गया है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। ठीक है, पहला सवाल इसमें दिया गया है कि भारतीय महिलाओं की स्थिति कब से सुधरी? तो ये जो सुधरा था ना, ये 19वीं सदी से सुधरा था। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। फिर जो नेक्स्ट सवाल आता है यहाँ पे, नेक्स्ट सवाल है कि स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह सबसे पहले किसने लगाया था? तो जो सबसे पहले लगाया था ना, जो भारत में जो शिक्षित लोग थे ना, उन्होंने लगाया था ये कि ये असमानता यहाँ पे है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि विधवाओं पर क्या प्रतिबंध था? तो जो विधवाओं पर यहाँ प्रतिबंध था ना, वो खाने का प्रतिबंध था, कपड़े पहनने का प्रतिबंध था। जो विधवा औरत होती थी उस समय केवल और केवल व्हाइट पहनना होता था। विवाह का प्रतिबंध होता था कि जो विधवा है वो दोबारा विवाह नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पे सारी तरीका के प्रतिबंध थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में जैसे ही आइएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं। दिया गया चौथा क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने किन सुधारों का समर्थन किया था? तो ये जो समर्थन के सुधार किए थे ना, वो स्त्री शिक्षा के भी सुधार किए थे। सती प्रथा की समाप्ति के लिए भी इन्होंने काम किया था। विधवा पुनर्विवाह के लिए भी इन्होंने काम किया था। तो ये यहाँ पे सबके लिए काम किए थे। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पांचवा जो क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा पर कब पाबंदी लगाई गई थी? ये बहुत बार यहाँ पे सवाल पूछा जाता है। जो सती प्रथा पर पाबंद लगाया गया था ना, वो यहाँ पे 1829 ईस्वी में लगाया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में ये हुआ था। ये भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा, छठा क्वेश्चन है यहाँ पे कि राजा राम मोहन राय ने किस आधार पर सती प्रथा का विरोध किया था? तो जो इन्होंने आधार माने थे ना, वो माने थे आपका हिंदू शास्त्र के अनुसार कि हिंदू जो मैरिज एक्ट वगैरह जो होते थे, उस पे ये जो सती प्रथा था उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाए थे। 7वां नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि बंगाल में किस संस्था ने सामाजिक सुधारों का पक्ष लिया था? तो जो ये पक्ष लिए थे वो ब्रह्म समाज ने लिए थे। आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही भीविया ये ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर कि आप लोग यहाँ पे आए होंगे तो। अब बहुत लोग क्या करते हैं ना, मैंने ये सवाल पूछा ना तो वो आगे निकल जाते हैं, क्या दिक्कत है, क्या लिखने में क्या फर्क पड़ता है। देखिए, जब आप लिखते हैं ना तो आप एक तरह से एक्टिव फील करते हैं कि मतलब आप क्लास में है यहाँ पे। ऐसा नहीं है बस क्लास देखते जाए, कुछ सवाल मैं पूछ रहा हूँ उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है। 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल में स्त्री शिक्षा के लिए किसने प्रयास किया था? तो जो बंगाल में स्त्री शिक्षा के लिए जो सबसे ज्यादा जो प्रयास किया था ना, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने यहाँ पे किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। 9वां जो सवाल आता है इसमें पूछा गया है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपोर्टेंट, जो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे वो MG रनाडे भी थे, KT तेलंग भी थे और RG भंडारक भी थे। आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सब भी हो जाएगा। लेकिन बहुत सारा एग्जामों में केवल ऑप्शन आपको MG रनाडे का मिलता है, इन दोनों का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो वहां पे आप लोग MG रनाडे मारिएगा। आप लोग ये बातें समझ लीजिए। ठीक है, अगला सवाल अगर क्या आइएगा तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है कि पूना में
क्या है पूना में शारदा सदन किसने स्थापित किया था? तो जो शारदा सदन के यहाँ पे स्थापना देखिएगा ना, मैं यहाँ पे लेते चलता हूँ आपको। जो शारदा सदन का स्थापना किया गया था वो पंडित रामाबाई के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर अगर के यहाँ पे बी में देखिएगा तो ये दिया गया, तो ये यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा 11 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो 1891 में पारित हुआ था किसके विरुद्ध पारित किया गया था? तो जो ये पारित किया गया था ना वो बाल विवाह के विरुद्ध में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो एप्पल है बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर है सही होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि गोविंद राव फूले कहाँ के निवासी थे? तो जो गोविंद राव फूले थे ना वो महाराष्ट्र के निवासी थे, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि बेगम रुकैया सखावत ने लड़कियों के लिए स्कूल कहाँ पे बनवाया था? तो ये जो वहां पे बनवाया था, खोला था ना, वो बनवाया था भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में, आप लोग याद रखिएगा। 14 नंबर जो क्वेश्चन आता है कि भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में ये सवाल पूछा जा चुका है कि भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? तो वो जो थे वो कादम्बिनी गंगुली जी थे, यहाँ पे याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर एप्पल यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होता है। 15 नंबर जो क्वेश्चंस दिया गया इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्त्री पुरुष की तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी? स्त्री पुरुष तुलना एक बुक है, उसको किसने लिखा था? तो वो जो लिखा गया था ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है किस नेता के आह्वान पर महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था? तो जो यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था वो महात्मा गांधी के द्वारा भाग लिया था। और एक आप लोग के लिए यहाँ पे गुड न्यूज है कि जो भी लोग इस बार यहाँ पे शिक्षक भर्ती में बैठेंगे ना और जिनका यहाँ पे नौकरी लगेगी, चाहे पीआरटी में लगे या हाई स्कूल में लगे, किसी में भी लोगे, तो अभी आप लोगों का तो सैलरी लगभग मान के चलिए पीआरटी का जो सैलरी मिलेगा 40,000 सैलरी मिलेगा। लेकिन कुछ दिन के बाद ही आप लोग का यहाँ पे 8वां पे कमीशन आने वाला है। 8वां पे कमीशन जब आएगा ना तो समझिए कि पीआरटी का मिनिमम सैलरी 50 से 55,000 के रूप में होगा, और जिनका भी हाई स्कूल में होगा या 10+2 में होगा तो उनका सैलरी समझ लीजिएगा 60,000 प्लस होगा। तो इसीलिए इस बार आप लोग इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से तैयारी कर लीजिए ना कि आने वाला एग्जाम आपसे क्रैक हो ही जाए। मान के चलिए दुर्भाग्यवश जिसका नहीं होता है, समझिए कि हर मंथ आपका यहाँ पे 50,000 रुपए लॉस होने वाले हैं, और अगला वैकेंसी कब आएगा, कैसे होगा, क्या सरकार चाहेगी, तो उसमें बहुत ज्यादा लफड़ा है। इसीलिए इस बार का वैकेंसी में ही अपना 100% लोग दीजिए और यहाँ पे नौकरी ले लीजिए। ठीक है, आई होप कि इतना बातें समझे होंगे। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए, 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस नेता के आह्वान पर महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था? तो जो यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, याद रखिएगा, वो महात्मा गांधी के आह्वान पे, मतलब महात्मा गांधी की अगुवाई में ही ये काम हुआ था। ठीक है, 17 नंबर जो क्वेश्चन है कि बिहार की प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की? सबसे पहली महिला जो कौन थी जो मास्टर ऑफ आर्ट्स यहाँ पे किया हुआ था? तो याद रखिएगा वो जो थे यहाँ पे कमल कामिनी देवी थी, के देवी थी, आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर होता है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 से इतना ही वीवीआई सवाल थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ में। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में आएगा जैसे, जिसका नाम है कि जातीय व्यवस्था की चुनौतियां। ठीक है, इसमें भी कुछ सवाल हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल केवल देख रहे हैं ना, उसी टाइप के सवाल इसमें भी देखेंगे। पहला सवाल है कि भारतीय समाज का आधार क्या था उस समय? तो जो भारतीय समाज का आधार था ना वो जाति व्यवस्था था। अभी भी अगर क्या आप बहुत सारे छोटे मोटे गांव में जाइएगा और शहरी इलाका छोड़कर जाइएगा तो वहां अभी भी वहां पे छुआछूत होते रहता है, वहां पे अभी भी जाति व्यवस्था बहुत ही चरम पर है, आप लोग समझ सकते हैं, चाहे तो आप लोग फील भी करते होंगे ये चीज। दूसरा सवाल है कि इनमें किस कारण से जाति व्यवस्था कमजोर हुई? तो जो यहाँ पे जाति व्यवस्था को कमजोर करने का जो मतलब अभी भी का जो सबसे ज्यादा तरीका है, लोगों को अच्छे से एजुकेट करो, जैसे कि यहाँ पे पश्चिमी शिक्षा देख सकते हैं, ब्रिटिश आर्थिक नीति, अगर कि अभी भी लोग अच्छे से पढ़ लिख के सारा में यहाँ पे धन का बंटवारा समान रूप से हो जाए ना तो जाति व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएंगे। ब्रिटिश रेल नीति वगैरह जो भी थी ये सारा उस समय के यहाँ पे थी। अभी भी अगर के सबसे मैं अच्छा चीज मानता हूँ, अगर कहीं भी जाति व्यवस्था कम करना है तो दो ही चीज करो, जो भी कमजोर लोग हैं या जो भी पिछड़ा लोग है ना
उनको अच्छे से वहां पे एजुकेट करो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही उन एजुकेट हो जाएंगे तो अच्छे से उनमें धन का बंटवारा हो जाएगा, यानी कि जो उस समाज के अपर क्लास के लोग होंगे जिनके पास अच्छे खासे पैसे होंगे उनके बराबर में हो जाएंगे। जब वो उन लोगों का जीवन लाइफ स्टाइल उस तरीका का हो जाएगा, उन लोगों का कंपेयर कम हो जाएंगे, तो अपने आप ये जाति व्यवस्था लोग कम हो जाएगा। लेकिन अभी भी गांव में जाइएगा ना तो मतलब एक आदमी बहुत ज्यादा धनवान है तो दूसरा आदमी बहुत ज्यादा गरीब है, या तो वो लोअर कास्ट का भी हो सकता है या अपर कास्ट का भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा ये जो जाति धर्म का चीज है ना, ये जातिवाद जो होते हैं वो धर्म के नाम पर भी होते हैं। तो वो धर्म को भी कहाँ है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जिनको पता नहीं है उनका राइट क्या है, तो यही सब सारे चीज हैं, ठीक है। तो आप लोग भी पढ़ के अपने समाज में एक अच्छा सा इन्वायरमेंट बनाइए, लोगों को बीच में जो जाति व्यवस्था है, ये सब जो कुप्रथा चलते आ रहे हैं, इसको दूर कीजिए लोग। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि अधिकांश सुधारक किस वर्ग के थे, तो जो सबसे ज्यादा अधिकांश सुधारक थे वो निम्न वर्ग थे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो 4 नंबर क्वेश्चन आता है कि ज्योतिराव फूले ने किसका विरोध किया, तो ज्योतिराव जो फूले यहाँ पे विरोध किए थे वो ब्राह्मणवाद को विरोध किए थे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 5वां नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि सत्यशोधक समाज किसने स्थापित किया था। जो सत्यशोधक समाज स्थापित किए थे ना वो ज्योतिबा फूले के द्वारा यहाँ पे किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आएगा इस चैप्टर में, तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि श्री नारायण गुरु का जन्म किस जाति में हुआ था। तो जो ये श्री नारायण गुरु का जन्म हुआ था ना वो एझावा कोई जाति होता है, उसमें इनका जन्म हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। 7वां जो क्वेश्चन है कि पेरियार ने कौन सा आंदोलन चलाया था। तो जो पेरियार यहाँ पे आंदोलन चलाए हुए थे वो स्वाभिमान आंदोलन चलाए हुए थे, आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर 8 नंबर जो क्वेश्चन है कि हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे। तो जो यहाँ पे हितकारिणी सभा के संस्थापक थे ना वो यहाँ पे थे कि कांडुकी वीरसेलिंगम थे, यहाँ पे याद रखिएगा, ये साउथ इंडिया के हैं इसलिए इनका नाम थोड़ा सा टफ है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है 9 नंबर क्वेश्चन में कि इनमें से निम्न वर्ग के नहीं थे। तो कौन निम्न वर्ग के नहीं थे, तो जो पेरियार थे वो निम्न वर्ग के नहीं थे, आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है 10 नंबर क्वेश्चन की गांधी जी किसका उद्धार करना चाहते थे। तो जो गांधी जी यहाँ पे खास करके बात किए थे, जो भी पूना पैक्ट वगैरह जब हुआ था ना, तो वहां पे अछूत लोग, जो दलित लोग, जो पिछड़ा लोग थे, यहाँ पे दलितों के बारे में वो बात कर रहे थे, तो यहाँ पे अछूतों के बारे में बात कर रहे थे, तो इनका उद्धार करना ज्यादा चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। अगला सवाल आता है 11 नंबर क्वेश्चन की भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था। तो जो जैसे कि पता होगा भीमराव अंबेडकर लास्ट में उन्होंने यहाँ पे बौद्धिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किए थे। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। जैसे ही ऑप्शन में आइएगा तो यहाँ पे दिया गया है पारसी धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, तो बिल्कुल यहाँ पे बौद्ध धर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग का डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की थी। तो जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया गया था ना वो यहाँ पे 1924 ईस्वी में किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। जो 13 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ ने दलितों के लिए कौन सा कार्य किया था। तो जो दलितों के यहाँ पे कार्य किया गया था वो किया गया था अखिल भारतीय हरिजन संघ ने शिक्षा के रूप में किया था, खेलकूद के रूप में किया था, मंदिरें परियोजना शिक्षा के रूप में आप लोग किया था। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, क्या कुछ वहां पे इंपोर्टेंट आपके लिए दिया गया है। यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है आपका उपनिवेशवाद एवं शहरी बदलाव, ठीक है। पहला सवाल इसमें आता है कि औद्योगिक क्रांति ने भारत के किस क्षेत्र को प्रभावित किया। तो यहाँ पे जो प्रभावित किया गया था ना वो यहाँ पे शहरी क्षेत्र को प्रभावित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे सवाल दिया गया है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आइएगा, दूसरा सवाल पूछा गया है कि इनमें कौन औद्योगिक शहर नहीं था। तो उस समय का बात हो रहा है यहाँ पे, तो कौन सा यहाँ पे औद्योगिक शहर नहीं था। तो याद रखिएगा जो ये लखनऊ था ना, ढाका भी था, मदुरई भी था, मदुरई चेन्नई में पड़ता है, कांचीपुरम भी यहाँ पे चेन्नई में पड़ता है। ये जो लखनऊ था उस समय का यहाँ पे औद्योगिक शहर नहीं था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो तीसरा सवाल दिया गया है कि मछलीपट्टनम में
कपड़ा संबंधी कौन सा कार्य होता था? तो जो यहाँ पे कपड़ा संबंधी कार्य होता था उसका रंगाई का काम होता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही ये करेक्ट आंसर है। जो चौथा सवाल दिया गया है, मुगल सराय शहर जो कि वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है का विकास किन कारण से हुआ था? तो जो इसका विकास हुआ था ना वो रेलवे जंक्शन के कारण हुआ था। आपको पता होगा एक बार के समय में सबसे बड़ा जंक्शन अगर कोई था रेलवे का तो वो था मुगल सराय था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर की क्वेश्चन जो आइएगा यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि लखनऊ, पूना और हैदराबाद शहर क्यों बने थे? तो इस शहर का जो विकास हुआ था ना वो यहाँ हुआ था क्योंकि ये अंग्रेजों के रियासी केंद्र थे। यहाँ से उन लोगों का बहुत ज्यादा लगाव था क्योंकि यहाँ पे जो हैदराबाद वगैरह के निजाम वगैरह थे तो ये इनसे ज्यादा प्रभावित थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। अगला सवाल आता है 6 नंबर क्वेश्चन की नए शहरों की साफ सफाई किसकी जिम्मेदारी थी? तो ये जो जिम्मेदारी थी नगर पालिका की थी। आज भी नगर पालिका का ही जिम्मेदारी है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि शाहजहांबाद का निर्माण कब से शुरू हुआ? तो जो यहाँ पे शाहजहांबाद का निर्माण शुरू हुआ था ना वो यहाँ पे 1638 ईस्वी से हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। 8वां जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आरंभ में दिल्ली कॉलेज क्या था? तो जो आरंभ में यहाँ पे दिल्ली कॉलेज था वो एक मदरसा था। मदरसा के बाद से यहाँ पे दिल्ली कॉलेज बना हुआ। 9वां जो क्वेश्चन है कि नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो ये तो आसान सवाल है। कब बनी थी? 1911 ईस्वी में घोषणा हुआ था। 1912 ईस्वी में वहां पे चेंज हुआ था। तो 1911 ऑप्शन में है, तो वहां पे ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है 10 नंबर क्वेश्चन कि भारत के विभाजन के बाद दिल्ली में क्या बदलाव आया? तो जो दिल्ली में यहाँ पे पूछ रहा है बदलाव का ना, तो दिल्ली में यहाँ पे देखिएगा शरणार्थियों का आना ये भी हुआ, आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगा ये भी हुआ, और वहां पे अभी भी निवास की समस्या है और उस समय भी आया। तो यहाँ पे उपयुक्त में सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन है कि सिल्क सिटी किसे कहा जाता था? जो सिल्क सिटी कहा जाता था ना ये भागलपुर को कहा जाता था। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 11 जो है जिसका नाम है कला क्षेत्र में परिवर्तन। ठीक है, पहला सवाल है इस चैप्टर से कि आरंभिक मनुष्य चित्र कहाँ बनाता था? तो जो आरंभिक मनुष्य जो बनाता था वो गुफाओं में बनाता था। आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। दूसरा सवाल है कि यूरोपीय चित्रकला में किसका प्रयोग होता था? तो जो यूरोपीय कला में यहाँ पे प्रयोग होता था वो तैल चित्र का भी होता था, जल रंग का भी होता था, और जो 3D चित्र थे उसका भी होता था। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आइएगा तो यहाँ पे दिया गया है आपका कि इनमें कौन चित्रकार नहीं था? तो जो चित्रकार नहीं थे ना वो डैशवुड थे, जो ये चित्रकार नहीं थे। बाकी डैनियल भी चित्रकार थे और यहाँ पे जोफनी भी थे, ये चित्रकार थे। तो बिल्कुल ये राइट आंसर ये हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसने यूरोपीय शैली में अपना चित्र बनवाया था? तो जो यूरोपीय शैली में यहाँ पे चित्र बनवाने वाला व्यक्ति था वो मोहम्मद अली खान था। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, तो आप जाके वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि बाद में आप रिवीजन कर पाए इसको। ठीक है, 5वां नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है काली घाट किसके कारण प्रसिद्ध हुआ था? तो जो काली घाट यहाँ प्रसिद्ध हुआ था ना वो चित्रकला के कारण हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल यहाँ पे दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन की राजा रवि वर्मा कहाँ के निवासी थे? तो याद रखिए जो राजा रवि वर्मा थे ना वो त्रावणकोर के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन आता है कि बंगाल कला विद्यालय के चित्रकार किससे प्रभावित थे? तो ये जो प्रभावित थे ना वो यहाँ पे लोक कला से प्रभावित थे। आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है 8वां नंबर क्वेश्चन की 20वीं सदी के भारतीय साहित्य की क्या विशेषता थी? जो सबसे बड़ी इसकी विशेषता थी ना आप लोग देखिएगा तो वो यहाँ पे था, बहुत सारा चीज था। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया था तो खाद्य का प्रयोग, गद्य का प्रयोग, सॉरी, तो ये भी था यहाँ पे। और बाकी जो यहाँ पे दिया गया है सामाजिक घटनाओं का विवरण, एक सेकंड में, सामाजिक घटनाओं का विवरण भी था, राजनीतिक घटनाओं का विवरण भी था। तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। 9वां जो सवाल दिया गया है कि इनमें कौन वाद्य भारतीय थे? यानी कि जो
वाद्य भारतीय मतलब भारतीय थे वहाँ, मतलब कि भारत से निजात हुआ था उसका। तो याद रखिएगा यहाँ पे तबला जो था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमीर खुसरो ने इसका खोज किया था। अगला आता है 10 नंबर क्वेश्चन से, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बना हुआ है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा वो जो गेटवे ऑफ इंडिया का जो शैली में बना हुआ वो इंडो सारासेनिक शैली में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 12 में आइएगा, जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन संक्षिप्त परिचर्चा। इसमें बहुत ही वीवीआई सवाल दिया गया है, सारा के सारा क्वेश्चंस यहाँ पे इंपोर्टेंट सवाल दिया गया है। तो एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है। पहला सवाल जैसे कि देख लीजिएगा, दिया गया है कि राष्ट्रवादी भावना का विकास कैसे हुआ था। तो मतलब वेस्टर्न यहाँ पे शिक्षा से हुआ था, ठीक है, यातायात के साधनों से हुआ था, छापा खाना से हुआ था। तो सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद का भावना यहाँ से बढ़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ जैसे ही आइएगा, दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि 1885 में किसकी स्थापना हुई। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहाँ पे स्थापना हुआ था, ये सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। जो तीसरा क्वेश्चन जो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि इनमें कौन कारण कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी नहीं था यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन और पहला में ही देखिएगा ना कि अंग्रेजों की उदार नीति, तो ये नहीं था। बाकी यहाँ पे अंग्रेजों का शोषणपूर्ण नीति था, ये था ही। आरंभिक क्षेत्रीय संगठन था, ये भी था ही। और अंग्रेज की शिक्षा नीति, ये भी था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया गया है कि दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक क्या थे। तो ये जो थे ना, वो थे शिक्षित लोग भी थे, मध्यवर्गीय लोग थे, और यहाँ पे कांग्रेस के नेता भी सबके सब थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा ना, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन इसमें है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। तो ये तो बहुत ही इजी सवाल है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि ICS की परीक्षा की उम्र घटाकर कितनी की गई। यहाँ पे जो ICS की परीक्षा होता था उसका जो उम्र घटाकर यहाँ पे किया गया था ना, 19 वर्ष किया गया था, पहले 21 वर्ष था। ठीक है, अगला सवाल आता है यहाँ पे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1926 ईस्वी में किया गया था। फिर नेक्स्ट सवाल बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है कि जो असहयोग आंदोलन किसके विरुद्ध में था, यानी कि जो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था वो किसके विरुद्ध में चलाया जा रहा था। तो वो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में चलाया जा रहा था। आप लोग को ये सवाल पता होंगे। 9वां सवाल आता है कि स्वराज दल के संस्थापक कौन थे। तो जो स्वराज दल के संस्थापक थे ना, ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। ये सवाल तो इतनी बार ये सब सवाल पूछा गया है ना कि आप बता भी नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है कि 1928 में काला झंडा किसे दिखाया गया था। तो जो यहाँ पे काला झंडा दिखाया गया था वो साइमन कमीशन को दिखाया गया था। आप लोग को पता होगा कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन आया था और वहां पे लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था। 11 जो क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था। तो यहाँ पे जो हुआ था ना, वो लोगों ने नवा कानून तोड़ा था, आपको पता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये करेक्ट होगा। आप लोग उपयुक्त में सभी मत मार दीजिएगा, उपवास भी नहीं रखा था, नारेबाजी भी नहीं किया था। तो ये जो सबसे सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये यहाँ पे उत्तर सही होगा। 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, करो या मरो किस आंदोलन का नारा था। बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। जो करो मरो नारा का दिया गया था वो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। 13 क्वेश्चन है कि पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन लंदन में किसने चलाया था। तो जो ये चलाया गया था ना, वो रहमत अली के द्वारा चलाया गया था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट हो रहा है, जो कि अंतिमों से पहला है।
ठीक है। जैसे कि इसमें 14 चैप्टर है, तो ये जो है यहाँ पे 13 चैप्टर ये है और एक चैप्टर और बचेगा, फिर उसको मैं यहाँ पे खत्म करवा दूंगा। जैसे ही पहला यहाँ पे आइएगा जिसका नाम है स्वतंत्रता के बाद भारत। पहला सवाल आता है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कौन सी समस्या नहीं थी। तो पहला देखिएगा नेतृत्व की समस्या, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि नेतृत्व की समस्या मतलब थी वहां पे, ये नहीं था, आप लोग याद रखिए। बाकी देशी राज्यों का विलय की समस्या थी, शरणार्थियों की समस्या थी और पुनर्वास की भी समस्या थी। तो नेतृत्व करने के लिए तो एक से एक नेता थे हमारे यहाँ, जो कि इसका कोई समस्या नहीं था। अगला सवाल दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्र भारत की समस्या क्या थी। तो जो स्वतंत्र भारत की जो समस्या थी ना, वो भाषा की समस्या थी, केंद्र राज्य के अधिकार का समस्या था, अल्पसंख्यकों के अधिकार का समस्या था। तो इनमें से सभी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। तीसरा जो सवाल पूछा गया है यहाँ पे कि इनमें कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो जो संविधान सभा के सदस्य में से अगर देखा जाता नहीं थे तो गांधी जी यहाँ पे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है चौथा नंबर क्वेश्चन, क्या दिया गया है चौथा नंबर क्वेश्चन की आरंभ में मताधिकार का कितना उम्र था। तो आपको पता होगा जो स्टार्टिंग में जो यहाँ पे मताधिकार का उम्र था ना वो 21 वर्ष का था, बाकी यहाँ पे जो घटाकर उसका उम्र कर दिया गया था 18 वर्ष कर दिया गया था। कब किया गया था, कौन सा संशोधन से किया गया था, आप लोग का ये होमवर्क है, जरूर बताइएगा। ठीक है। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र किसकी मांग थी। तो ये जो मांग किया गया था वो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, आप लोग को जानकारी ये सवाल का होगा। ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया गया है। क्या सवाल है कि केंद्र राज्य अधिकार संबंधी कितनी सूची बनाई गई। तो जो यहाँ पे केंद्र और राज्य के संबंधित सूची बनाया गया था वो 3 सूची बनाया गया है, आप लोग याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन है कि किस सदस्य ने दक्षिण के राज्यों को अलग करने का प्रस्ताव रखा था। तो यहाँ पे अलग करने का जो प्रस्ताव रखा था वो टीटी कृष्णमाचारी ने रखा था, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। फिर आता है 8 नंबर क्वेश्चन की जिसमें पूछा गया है कि भाषा के आधार पर स्थापित प्रथम राज्य कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रथम राज्य भाषा पर था वो था आंध्र प्रदेश, आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है 9 नंबर क्वेश्चन कि दादरा और नगर हवेली किस देश के अधीन था। तो ये जो दोनों था ना ये पुर्तगाल के अधीन था, आप लोग याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो जो योजना आयोग का गठन किया गया था ना वो किया गया था 1950 ईस्वी में किया गया था, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे कि पर्यावरण की रक्षा के पक्ष में किसने कहा था। यानी कि यहाँ पे पर्यावरण को प्रोटेक्शन के लिए जो मत पड़े थे उसमें किसने फेवर किया था। तो याद रखिएगा वो यहाँ पे मीरा बहन ने फेवर किया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 12वां सवाल आता है कि जयप्रकाश नारायण ने किस क्रांति का आह्वान किया था। तो जो जयप्रकाश नारायण ने यहाँ पे संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, आप लोग को पता होगा ये चीज। ठीक है। फिर आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13वां जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि पोखरण 1 का परीक्षण कब हुआ था। तो ये जो पोखरण 1 का परीक्षण हुआ था ना वो इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था 1975 ईस्वी में, आप लोगों को पता होगा। ठीक है। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल यहाँ पे दिया गया है कि शीत युद्ध की स्थिति किनके मध्य थी। जो शीत युद्ध के यहाँ पे था ना वो अमेरिका और रूस के बीच में टेंशन था, आप लोग को पता होना चाहिए ये चीज। 15 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा यहाँ पे 15 नंबर सवाल में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि बाद में सार्क की सदस्यता किस देश ने ग्रहण की थी। तो जो सबसे बाद में यहाँ पे किया गया था वो अफगानिस्तान के द्वारा किया गया था। जब सार्क की स्थापना हुआ था उस समय अभी अफगानिस्तान नहीं था, तो ये बाद में वहां पे सदस्य देश बना था। तो इसमें इतना ही कुछ है, बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। क्लास 8 का अगर के हिस्ट्री देखिएगा एनसीईआरटी का तो उसमें 14 चैप्टर है, जैसे कि मैंने बताया था। ये जो है सबसे लास्ट चैप्टर है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जिसका नाम है 14 नंबर चैप्टर का हमारे इतिहासकार काली किंकर दत्त। तो इसमें काली किंकर दत्त के बारे में पढ़ने को मिलता है, तो देख लेते हैं क्या कुछ सवाल बन सकते हैं यहाँ पे। पहला जो सवाल आता है कि काली किंकर दत्त किस काल के इतिहासकार थे। तो ये जो इतिहासकार थे ना वो आधुनिक काल के इतिहासकार थे, आप लोग ये चीज याद रखिएगा। फिर आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये दिया गया है
कि डॉक्टर दत्त को प्रथम छात्रवृत्ति कौन सी मिली थी। तो ये जो मिली थी उनको बिहार एवं उड़ीसा सरकार की छात्रवृत्ति मिली थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये सही होता है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चंस दिया गया यहाँ पे, किस पद पर रहते हुए डॉक्टर दत्त ने अवकाश ग्रहण किया था। तो जो यहाँ पे अवकाश ग्रहण किया था वो प्रिंसिपल थे और वहां पे उन्होंने छुट्टी ली थी। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल चौथा नंबर क्वेश्चन पे जैसे ही आइएगा दिया गया है, इनमें किस संस्थान के निदेशक का पद डॉक्टर दत्त ने ग्रहण किया था। तो जो डॉक्टर दत्त के द्वारा यहाँ पे ग्रहण किया गया था वो किया गया था काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान में यहाँ पे निदेशक का पद इसमें ग्रहण किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है पांचवा नंबर क्वेश्चन की जिसमें पूछा गया है डॉक्टर दत्त द्वारा लिखित पाठ्य पुस्तक एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया कितने भाग में है। तो उनके द्वारा जो यहाँ पे लिखा गया था ना उसमें ये 3 भागों में थी, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट आंसर होता है। ठीक है, 6 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन में, कि डॉक्टर दत्त द्वारा लिखित अलीवर्दी एंड हिट टाइम्स पुस्तक किस श्रेणी में आती है। तो ये जो श्रेणी में आती है वो आता है मूल पुस्तक की श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो भी एनसीईआरटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास 8 से एमसीक्यूज थे मैंने उसको खत्म करा दिए। ठीक है, इसके बाद कल से जो स्टार्ट होगा क्लास 9 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।